किसी जमाने में बलूचिस्तान में अखबार पढ़ने पर भी गिरफ्तार किया जाता था। जबर, पाबंदियां और सेंसरशिप हमेशा मुजाहिमत को जन्म देती हैं। लापता बलूचिस्तान की तलाश, मजहर अब्बास का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब बलूचिस्तान में अखबार, रसाइल, यहाँ तक कि प्रिंटिंग प्रेस लगाने पर भी पाबंदी थी। बकौल एक दानिश्वर के मेरे वालिद को एक अखबार पढ़ने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर ऐसा वक्त भी आया कि सिर्फ गैर सियासी खबरों की इजाजत मिली। आज अखबारात भी हैं, टीवी भी और डिजिटल मीडिया भी, मगर फिर भी ऐसा महसूस होता है कि असल बलूचिस्तान कहीं लापता हो गया है। और उसी बलूचिस्तान की तलाश में पिछले हफ्ते कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ तो अंदाजा हुआ कि क्या क्या मिसिंग है। मगर जिस बात ने हौसला और उम्मीद दी वो है वहाँ का नौजवान और उसके सवालात, जिनके जवाबात आसान नहीं। शायद यही वजह है कि कुछ दिनों पहले वहाँ की इंतजामिया ने कोयटा प्रेस क्लब को सील कर दिया, क्योंकि वहाँ एक सेमिनार का इनेकाद होना था जिससे दीगर मुकर्रिरीन के अलावा बकौल एक सीनियर सहाफी महारंग बलूच ने भी खिताब करना था। शायद सेमिनार की खबर इतनी बड़ी ना बनती जितनी क्लब की तालाबंदी की खबर बनी। तारीख से सबक सीखने की हमें मजमुई तौर पर आदत नहीं, वरना वजीर आला सरफराज बुगटी और उनके दोस्तों, जिनमें से कुछ का ताल्लुक एक वक्त में सहाफत से भी रहा, को ये पता ही होता कि जबर, पाबंदियां और सेंसरशिप हमेशा मुजाहिमत को जन्म देती हैं, जिसका सबसे मौसर जरिया लिटरेचर है। और यही वजह है कि हाल ही में तुर्बत में एक किताबी मेले में रिकॉर्ड सेल हुए। मुजाहिमती अदब शायरी वहाँ ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। और कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में बलूचिस्तान कौमी मीडिया की नजर में के सेशन में मुकर्रिरीन ने इस पर मुकम्मल इत्तेफाक किया कि कौमी मीडिया बलूचिस्तान को नजरअंदाज करता है। बात सिर्फ एक सूबे की नहीं बल्कि हमारे मजमुई सहाफती जवाल की है। हमारी सहाफत महज बयानात के गिर्द घूमती है। अब तसव्वुर करें कि ये भी बर्दाश्त नहीं तो ये कैसे बर्दाश्त होगा कि अगर ये बता दिया जाए कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा सहाफी बलूचिस्तान में शहीद हुए, सबसे ज्यादा वकील भी यहीं शहीद हुए। यहाँ के सहाफियों को खास तौर पर 9/11 के बाद जिस दबाव का सामना करना पड़ा वो नाकाबिले बयां है। एक वक्त ऐसा भी आया जब अखबार में काम करने वाले रिपोर्टर और डेस्क पर चारों जानिब से प्रेशर होता था। खबर ना देने पर उन्हें खुद खबर बना दिया जाता था, और अगर खबरें दें तो दूसरी तरफ से कभी इश्तिहार बंद तो कभी सहाफत बंद या लापता। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक ग्रुप यहाँ तक बताता है कि खबर या उनका बयान किस सफ़े पर और कितने कॉलम लगाना है। जब मुदीरान मजबूरन ऐसा करने लगे तो इंतजामिया ने 12 अखबारात और उनके मुदीरान के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। बदकिस्मती से सहाफियों और मुदीरान की इस तशवीश पर तवज्जो ही ना दी गई कि अगर वो कलअदम तंजीमों के बयानात नहीं देंगे तो उन्हें जान का खतरा है। और ऐसे वाकयात हो चुके थे और फैसला उनके खिलाफ आया। अब तक 50 से जायद सहाफी निशाना बन चुके हैं। मैं अपने अहद के मशहूर शायर जिनका ताल्लुक उसी सूबे से था और जमाने तालिब इल्मी के साथ हासिल बिजंजों के बलूचिस्तान को तलाश करने गया था। मैंने और हासिल ने जामे कराची में बड़ा वक्त साथ गुजारा है और मैं उन चंद दोस्तों में से हूँ जिनको उसने सबसे पहले अपनी मोहलिक बीमारी का बताया था। वो अपने वालिदैन, जिनको बाबाए बलूचिस्तान भी कहा जाता था, मीर गौस बख्श बिजंजों की तरह ठंडे मिजाज का था, मगर वो उस दिन फट पड़ा जब सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद उसे हमारी रियासती अशराफिया ने हरवा दिया। और बदकिस्मती देखें कि उस वक्त हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने उसे सेनेटर के जमीर की आवाज कहा, हालांकि बकौल हासिल वो फैज हमीद की आवाज थी। जैसा कि एक जमाने में जमीर की आवाज दरअसल एहतशाम जमीर की आवाज होती थी। जिस बात ने मुझे हौसला दिया वो वहाँ के बलोच, पश्तून और हजारा नौजवानों और कई इस्तिलाह जो वहाँ इस्तेमाल हुए, सेटलर्स के दरमियान यकजहती और एक लिबरल माहौल में गुफ्तगू और सवालात का मयार था जो उनके सियासी शऊर को उजागर कर रहा था। मसलन एक गालिबन स्कूल की बच्ची ने एक मेहमान से सवाल किया, सर मैं आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, आप बताएं कि जिंदगी क्या होती है। मेहमान ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारा ये सवाल इस उम्र में जिंदगी की अलामत है। एक इंतहाई गहरा सवाल एक यूनिवर्सिटी की लड़की ने वजीर आला सरफराज बुगटी से किया, ये बताएं कि आखिर कुछ लोग आजादी का नारा क्यों लगा रहे हैं, उनके सवालात का क्या जवाब है। सरफराज जिस हद तक जवाब देते थे उन्होंने दिया और वादा किया कि वो हर माह इस जामे में तलबा और तालिबात से 1-2 घंटे तबादला ख्याल करेंगे। सवाल ये है कि अगर वो ये कर सकते हैं तो कोयटा प्रेस क्लब सेमिनार की इजाजत क्यों नहीं दे सकते। मुझे तो अंदाजा है कि वो कितने बाइख्तियार हैं, मगर क्लब को एक सरकारी अफसर का ताला लगाना इस बात का गुमास है कि हमें तनकीद बर्दाश्त नहीं। बहरहाल मुझे लापता बलूचिस्तान मिल गया और वो उन नौजवानों की आंखों में मौजूद है जो सवाल करने की जुर्रत रखते हैं, मगर अभी बहुत कुछ लापता है। खुद सूबाई वजीर तालीम राहिला दुर्रानी कहती हैं कि यहाँ के लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। ऐसे बच्चे इंतहा पसंदों के भी हत्थे चढ़ सकते हैं।
हैं। सेहत का हाल तो एक खातून ने हमें कराची एयरपोर्ट पर ही बता दिया था। वो मेरे और अनवर मकसूद के पास आई और कहने लगी, अनवर साहब, मैं कोयटा की शहरी हूँ। अपनी बीमारी की वजह से हर महीने मुझे यहाँ आना पड़ता है। एक अच्छा मयारी अस्पताल तक नहीं है कोयटा में। बाकी सूबे का हाल तो ना ही पूछें। यकीन जाने कोयटा ऐसा नहीं था। कभी हमने उसे सियासत की नजर कर दिया तो कभी रियासत की नजर। याद रखें, कभी किसी गैर मकामी को सूबे से निकालने से असल मसला हल हो सकता है और ना ही गवर्नर राज या फौजी ऑपरेशन से, चाहे वो भुट्टो साहब के जमाने में, जनरल मुशर्रफ के जमाने में या उसके बाद। क्या इस पर कोई दो राय हो सकती है कि मामला सुई गैस का हो या रैकोडेक का या गवादर पोर्ट का, किसी भी जमीन के पहले हकदार उसके मकीन होते हैं। जिस तरह पूरे मुल्क में जागीरदारी निजाम ने जमहूरियत की जड़ें मजबूत नहीं होने दी, उसी तरह सरदारी निजाम भी हमारी रियासती अशराफिया का कासा लेस रहा, मगर अब मामला उनके हाथ से भी निकलता जा रहा है। कोयटा जाने से पहले कुछ दोस्तों ने कहा हालात ठीक नहीं है, ना जाए। मैंने कहा सहाफी तो जाता ही उस जगह है जहाँ से दूसरे लोग भाग रहे होते हैं या जाते हुए घबराते हैं। वैसे इन 3 दिनों में यकीन जाने मुझे एक रोज भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा मोबाइल गन पॉइंट पर छीन लिया जाएगा। एक ड्राइवर से मैंने पूछा तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, सर यहाँ मोबाइल नहीं, बंदा गायब होता है।